दोस्तों आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो लेक्चर 15 है खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ। तो आइए जाने विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने लेक्चर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब आज से विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक साम्राज्य के विघटन के बाद केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई और इस विघटित साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य, जबकि उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत भेज दिया, जहां इनकी मुलाकात श्रृंगेरी के प्रतिष्ठित गुरु विद्यारण्य से हुई, जिन्होंने इनकी शुद्धता कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी अर्थात कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया: सालू वंश, तुलु वंश, आर्विडु वंश और संगम वंश। सालू वंश, तुलु वंश, आर्विडु वंश, संगम वंश 1336 से 1485 तक। संगम वंश के प्रमुख शासक के क्रम: हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय एवं प्रौढ़ राय। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईसा तक। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था, जो 1336 में शासक बना। इसने प्रारंभ में अनेकोंडी को अपनी राजधानी बनाया, परंतु बाद में राजधानी विजयनगर स्थानांतरित कर दी। इसके दरबार में सारण्य नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका अर्थात कमांड लिखा। बुक्का प्रथम 1356 से 1377। हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। बुक्का प्रथम ने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को पराजित किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईसा तक। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय शासक बना। इसने अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईसा तक। इसने अपने सेना में तुर्क धुरंधर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनवाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। इसके दरबार में हरिविलासम के लेखक तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। इसके समय संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला राजा राज प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम थे। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेटका कहा गया। इसके समय संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि की रचना की गई एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा गया। इसके दरबार में फारस के विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे, जिसकी यात्रा विवरण मतला-ए साहेन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन 1346 से 1365 ईस्वी तक। इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इसे प्रौढ़ देवराय कहा गया।
विरूपाक्ष द्वितीय 1365 ईसा से 1385 ईसा तक। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या सालू नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालू वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बालापहार की घटना कहा गया। सालू वंश 1485 से 1505 ईसा तक। इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बालाहार की घटना कहा गया। तुलु वंश 1505 से 1570 ईसा तक। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 में अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। वीर नरसिंह को इतिहास में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना भी शक्ति के बल पर की गई थी। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेवराय बना। KDR कृष्णदेवराय 1509 से 1529। यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार किया। इस उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधियां धारण की। इसने यमन राजा के स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया। यह एक विद्वान शासक था, जिसने आमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना किया। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। आमुक्तमाल्यद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। संस्कृत भाषा में जामवत कल्याणम नामक पुस्तक का रचना किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के निकट नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहां विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया। इसके समय इटली का यात्री डोमिंगो पायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा में 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते हैं। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि कलासानी पेडन्ना थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरिकथा तथा मनुकारिता नामक पुस्तक की रचना की। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनाली रामन थे, जिनकी रचना पांडुरंग महात्म्य है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था, जिन्होंने संगीत सर्वोदय नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेवराय 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किए। इन्होंने 1512 में रायचूर दोआब तथा गुलबर्गा के दुर्गों को भी जीत लिया। इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रताप रुद्रदेव से संधि कर उसकी पुत्री से विवाह किया। 1520 में कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। मात्र 10 वर्ष में ही कृष्णदेवराय ने अपनी सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एक विजय नगर के प्रभुत्व की स्थापना किया। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। अच्युत देवराय 1529 से 1542 तक शासक बने। इस वंश का अगला शासक अच्युत देवराय बने। इसने प्रांत पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इसी समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आए। सदाशिवराय 1542 से 1570 ईसा तक। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिवराय था। इसका सेनापति रामराय था। रामराय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। सदाशिवराय के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया। यह
वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य में 5 राज्य अर्थात बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसे राजसी तंगडी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में रामराय मारा गया। सदाशिवराय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिवराय की हत्या कर दी और एक नया वंश आर्वेडु वंश की स्थापना की। आर्वेडु वंश 1570 से 1652 तक रहा। इस वंश के संस्थापक तिरुमल थे। तिरुमल ने पेपुकोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, परंतु 1586 में वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। प्राचीन भारत की भांति इस काल में भी राज्य की सप्तांग विचारधारा पर बल दिया गया था। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद तथा अब्दुल रज्जाक की रचना में है। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। इसका अध्यक्ष सभानायक होता था। इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था, जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। इसके समय पूरे साम्राज्य को निम्न नामों से जाना जाता था: केंद्र, प्रांत मंडल, जिला यानी कोट्टम वलनाडु, तहसील यानी मेलाग्राम, ग्राम उर सबसे निचला था ग्राम अर्थात उर। कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत राय के समय प्रांत का प्रशासनिक प्रांतपति से लेकर महाभिंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। कृष्णदेवराय ने न्यायालय व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारी को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के एकता व्यवस्था के समान था। इस समय सैनिक को दान में दी गई भूमि को आरमन भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमरम नायक कहा जाता था। अमरम नायक। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। विजयनगर की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। विजयनगर भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। विजयनगर साम्राज्य वर्ण एवं जाति आधारित समाज था। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। इन्हें मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था। इस काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत में आकर बस गए थे, जिन्हें वड़वा कहा जाता था। इस काल में समाज में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं की भी नियुक्ति की गई थी। इस काल में मनुष्यों का क्रय विक्रय भी होता था, जिसे वेश्यावग कहा जाता था। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज के साथ बोमलाट नामक एक छाया नाटक का प्रचलन था। यक्षगान का भी विकास विजयनगर में ही हुआ। भूराजस्व को सीरत कहते थे और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को यथावन कहते थे। कर का मुख्य आधार कृषि था। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमि कर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि केंद्रीय राज्य विभाग 98 के नाम से जाना जाता था। इस समय 4 प्रकार के भूमि का प्रचलन था। सिंचित भूमि, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी।
यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन से के अच्छी फसल होती थी। इस पर सर्वाधिक कर था। बगानी या बगाती भूमि, इस भूमि पर बगानी फसल जैसे मसाला की खेती होती थी। इस कर इस पर कर सिंचित भूमि से कम था। ऊसर भूमि, यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर कर कम होता था। जंगली या वन भूमि, इस भूमि का अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। इस पर कृषि कार्य न के बराबर होता था। इस भूमि पर कोई कर नहीं था। इस समय खेत में लगे कृषक मजदूर को खूदी कहा जाता था। इस समय भू राजस्व की राजकीय आय का मुख्य साधन था। यह उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।